वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हमने स्टार्ट करा है सामान्य अध्ययन के 5000 क्वेश्चन की सीरीज को। सो अभी इसी क्रम में आज ये सेट नंबर 14 है। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे जाते हैं वीडियोस में हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में आज सेट नंबर 14 को। सो आज के हमारे इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है वो है खुदीराम बोस के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन में जो है खुदीराम बोस से रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि बोस को फांसी दिए जाने वाले सबसे कम उम्र के शहीद होने के लिए जाना जाता है। दूसरा है कि बोस ने जज किंग्सफोर्ड को ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका। और तीसरा है बोस अलीपुर षड्यंत्र केस के आरोपी थे। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए ये तीनों स्टेटमेंट की अगर हम बात करें सो हर एक स्टेटमेंट पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत याद है 1908 का वो इवेंट जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में एक विशेष रूप से श्वेत न्यायाधीश यानी कि जो ब्रिटिश जज थे किंग्सफोर्ड उनको ले जाने वाली गाड़ी पर बम फेंका था। अगर आपको ये पूरा इवेंट याद है 1908 का जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों इन्वॉल्व थे और मुजफ्फरपुर की ये घटना थी जिसमें मुजफ्फरपुर के जो उस समय ब्रिटिश जज थे किंग्सफोर्ड उनकी गाड़ी पर बम फेंका था। अगर आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमारा कैसा होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस वाली गाड़ी में मतलब इस इवेंट के बारे में देखें तो इस वाली गाड़ी में किंग्सफोर्ड तो थे नहीं, लेकिन वहाँ पर दो महिलाएं थीं उस गाड़ी में, ठीक है, जो ब्रिटिश थी और वो मर गई, मतलब उनकी डेथ हो गई इस पूरे जो बम कांड हुआ था उसमें। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी जबकि खुदीराम बोस जो थे इन पर मुकदमा चलाया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, सो जो पहला स्टेटमेंट है इनके बारे में कि ये जो है सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है, क्रांतिकारी रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जबकि अगर यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट हम देखें कि अलीपुर षड्यंत्र केस तो उसके ये आरोपी नहीं थे, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन डी, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं ये आप ज़रूर बताएं। क्या कुछ आप जानते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहीं सर्च मत करिएगा। देखिए आपको कितना इसके बारे में पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें आपको यहाँ पर युग्म दिए हुए और आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब इसमें जो ये अलग अलग षड्यंत्र केस रहे हैं इसके बारे में है। सबसे पहले यहाँ पर देखें अलीपुर षड्यंत्र केस, दूसरा है दिल्ली षड्यंत्र का मामला, तीसरा है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला और चौथा है कानपुर षड्यंत्र केस। तो इनसे रिलेटेड यहाँ पर व्यक्ति दे रखे हैं, प्रफुल्ल चाकी दे रखे हैं, अरविंदो घोष हैं, रास बिहारी बोस हैं या फिर मुजफ्फर अहमद हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें से हैं जो कि मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, सो अलीपुर षड्यंत्र केस अभी हमने देखा कि भैया प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला तो होने से रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली षड्यंत्र का मामला, तो दिल्ली षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष शामिल नहीं थे, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र का मामला, इसकी बात करें तो रास बिहारी बोस, इनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस को। इसके बाद कानपुर षड्यंत्र केस की बात करें तो जो कानपुर षड्यंत्र केस है ये मुजफ्फर अहमद से रिलेटेड है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा उस पर देखें तो एक बार कूट देख लेते हैं कि कूट में क्या क्या दिया हुआ है। आपको यहाँ पर चूज करना था जो मेल नहीं खाते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीन मेल नहीं खाते हैं, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। अब बात तो ये रही कि चलिए अभी आपने पूरा जान लिया था कि मुजफ्फरपुर केस क्या था। इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसमें बात करें कि ये जो आप देख रहे हैं 1924 का, जिसमें S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये सब कोई ये शामिल थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस। ठीक है, सो इन सबको जेल हुई थी, ये ज़रूर याद रखिएगा। कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कौन कौन इन्वॉल्व था, किसमें, कानपुर कॉन्स्पिरेसी समझ लीजिए,
कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल था ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, S.A. डांगे। इसके अलावा जो आपको याद रखना है मुजफ्फर अहमद, तो यहाँ पर ऑलरेडी आप समझ ही गए इनका नाम है, ठीक है। इसके अलावा शौकत उस्मानी, शौकत उस्मानी इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा नलिनी गुप्ता, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये आपसे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा ना, तो उसमें आपको ऐसे नाम भी दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जो है वो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में शामिल है या नहीं है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब की कंप्लीट तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, पेड क्विज और इतना सब कुछ सफिशियंट होगा आपको एग्जाम निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप ये स्टार्ट हो चुके हैं, तुरंत आप इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली जो ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। एक नंबर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 8564880530, ठीक है, एक नंबर ये है। दूसरा नंबर है आपका 9696066089। तीसरा नंबर, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 7523864455। इन तीनों नंबर्स में से किसी भी नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है जिमरमैन योजना के संबंध में। आपको इन जो कथन दे रखे हैं इन पर विचार करना है। किस पर? जिमरमैन योजना से रिलेटेड है। पहला, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अखिल भारतीय विद्रोह को ट्रिगर करना, ये जिमरमैन योजना थी। दूसरा है कि इस योजना में जो गद्दारियाँ सक्रिय रूप से शामिल थीं। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि इस साजिश के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हिंदू जर्मन षड्यंत्र का मुकदमा चला, ठीक है, हिंदू जर्मन षड्यंत्र का मुकदमा चला। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, जिसमें बात करी गई है कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अखिल भारतीय विद्रोह को ट्रिगर करना, ये थी जिमरमैन योजना, तो ये एकदम सही है। इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इस योजना में गद्दारियाँ सक्रिय रूप से शामिल थीं, तो ये भी यहाँ पर एकदम सही है। जबकि तीसरा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब इस साजिश के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में हिंदू जर्मन षड्यंत्र का मुकदमा चला था, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। सो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो अगला बात करें कि ये जो 2 स्टेटमेंट हैं नीचे के, ये क्यों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। सो देखिए, अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की या फिर स्वदेशी बंगाल की, तो जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसके बाद जो है एक क्रांतिकारी माहौल बनने लगा था और जो युवा थे वो क्रांति की राह पकड़ने लगे थे, ठीक है। सो कह सकते हैं कि स्वदेशी बंगाल जो आंदोलन रहा था उसके बाद जो है उसकी विरासत के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखा जा सकता है, वो बहुत तेज़ी से उभरी थी। अब इसका प्रभाव जो शिक्षित युवा थे उन पर पड़ा, उनकी एक पीढ़ी और उससे ज़्यादा पीढ़ी के लिए यहाँ पर देखने को मिला, उनके ऊपर मन मस्तिष्क पर क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रभाव, ठीक है। लेकिन अब इस पूरे ड्यूरेशन में अगर हम देखें तो हिंदू धर्म पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहा इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स, ठीक है। तो इसको हम ये बोलें कि धर्मनिरपेक्षता वाली बात, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा कैसा रहेगा? गलत रहेगा, इसलिए ये गलत है। दूसरा जो ये चौथा स्टेटमेंट है, इसमें ये बात करी गई कि इसे बंगाल में व्यापक अंतर जातीय सामाजिक आधार के साथ जोड़ा गया, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें जनता की किसी भी भागीदारी की परिकल्पना यहाँ पर नहीं की गई थी। तो इस तरीके से तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर बात हो रही है रामोसी विद्रोह के संबंध में, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन पर आपको विचार करना, बताना है कि सही कौन सा है। सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो इसने बोला है कि सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश
को छुटकारा पाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था इसमें रामोसी विद्रोह में। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि इसने संचार लाइनों को बाधित किया। तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि यह विदेशी भूमि से दान के माध्यम से अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने की उम्मीद करता है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर सही है। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें जिसमें बोला गया है कि इसने सशस्त्र विद्रोह को उकसाकर अंग्रेजों से देश को छुटकारा दिलाने का एक लक्ष्य रखा था, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसी तरीके से अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि संचार माध्यम को यहाँ पर बाधित करा गया था, वह संचार लाइनों को डिसरप्ट किया गया था, ये भी यहाँ पर एकदम सही है। बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट है, जिसमें बात हो रही है कि इनको जो था इस बात की दरकार थी कि भैया फॉरेन से जो है फंडिंग आएगी, उसके बाद जो है हम अपनी गतिविधियों को आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, जिसमें 1 और 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे रहेंगे, सही रहेंगे। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जैसे फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया कि भैया फॉरेन फंडिंग से इनको कोई भी ऐसा उनकी मंशा नहीं थी कि फॉरेन फंडिंग आएगी, उसके हिसाब से ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को कैरी ऑन रख पाएंगे। सो कैसे इन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को कैरी ऑन करा। सो देखिए, यहाँ पर एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये है आपका वसुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने ही ये रामोसी किसान जो आंदोलन था इसको पूरा कैरी ऑन करा। और इसका जो मेन पर्पस था, इन्होंने यही बोला था कि भैया जो शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, इनको उठा लो और अंग्रेजों को जो है देश से बाहर निकाल दो। जितनी भी संचार लाइनें सब खत्म कर डालो, डिस्टर्ब कर दो, बाधित कर दो सारी संचार लाइनें। ठीक है, और मतलब मेन हमारा उद्देश्य क्या है कि अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालना है। अब इसके लिए पैसा चाहिए था, पैसा कहाँ से आएगा। अब फॉरेन फंडिंग की तो कोई ऐसी वो थी नहीं, ना ही कोई उम्मीद थी, ना ही कहीं से आने वाला, तो कहाँ से मिलता। तो भैया डकैती डाली गई। ठीक है, डकैती ऐसा नहीं कि कमज़ोर लोगों के डाली गई, उन लोगों के डाली गई डकैती जहाँ पर ये समझा जाता था कि भैया इनसे जो है मतलब पैसा मिलेगा, और इन्होंने गरीबों का बहुत पैसा खाया हुआ है। मतलब रॉबिन हुड टाइप ये जो पूरा समझ लीजिए काम चल रहा था। ठीक है, मतलब बहुत मेहनत से स्वतंत्रता पाई है, आज उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता इन सेंस कि बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, मतलब कर सकते क्या, नहीं करते हैं। जिसमें आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो गांधी जी को भी बहुत कुछ बोलते हैं बिना पढ़े हुए, बिना उनके बारे में जाने हुए, क्योंकि पढ़ने का, मेहनत करने का तो हर किसी का वो नहीं होता, जज्बा नहीं होता। आप लोग हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके किसी के बारे में ओपिनियन बनाते हैं। किसी के बारे में भी आप ओपिनियन बनाएं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसको जानें। बिना जाने किसी के बारे में भी ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, सो बहरहाल यहाँ पर हम अपने लक्ष्य की तरफ ही चलते हैं। हमारा यहाँ पर जो मेन टारगेट है वो क्वेश्चंस के बारे में है। ठीक है, सो ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, वसुदेव बलवंत फड़के। 1879 ये ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, रामोसी विद्रोह के बारे में। बस यहीं पर आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो कुछ भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा, और इस वाले वीडियो को जल्दी से अपने व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करिए ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ पाएँ, चैनल धीरे धीरे ग्रो हो पाए और एक बड़ा मतलब एस्पिरेंट्स का समूह हमारे साथ आ पाए और अच्छा लगेगा। मतलब सब साथ में यहाँ पर कमेंट सेक्शन जो है एकदम भरा हुआ दिखना चाहिए, सब लोगों के आंसर्स यहाँ पर आने चाहिए। ये चीज़ मैं चाहता हूँ। जब भी आप वीडियो देखें, मेरी बात सुने, जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ वो तुरंत आपके माइंड में अगर क्लिक करने लगें उसके आंसर्स, तब समझिए बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। मतलब तब लगेगा कि मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना यहाँ पर सार्थक हुआ है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो हमारा एक और सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ को भी ज़रूर फॉलो करिएगा, जिसमें हम 2000 क्वेश्चंस करंट अफेयर के चला रहे हैं। ठीक है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5000 वाली ये तो सीरीज़ आप स्टार्ट कर ही दिए हैं देखना, सो इसको भी देखिए। देखिए यहाँ पर 5000 क्वेश्चंस का मतलब ये तो ज़रूर है कि 5000 क्वेश्चंस ही हम कवर अप करेंगे, बट आप ये समझिए कि हर एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारा थ्योरी पार्ट मिल रहा है। ठीक है, बहुत सारा थ्योरी पार्ट का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर अप हो रहे हैं। सो आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये मेरी आप लोगों से दरखास्त है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।